हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का, तो आप हमारे मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनएमडीसी का जो मॉडल पेपर है उसके लिए टॉप 50 यानी कि इम्पॉर्टेंट टोटल आपसे 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के आपसे डिस्कस करूंगा। और ये हमारा पार्ट 59 है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के मॉडल पेपर के टोटल 58 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अभी अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में 10 या 20 या 30 क्वेश्चन नहीं बल्कि पूरे 50 इंपॉर्टेंट जो मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव है फ्लूइड मैकेनिक्स के उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस 50 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में ये 50 क्वेश्चन अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए डबल ओवरहंग पेल्टन व्हील हैज़, यानी कि डबल ओवरहंग जो पेल्टन व्हील होता है उसमें क्या होता है, 2 जेट होता है, 2 रनर होता है, या 4 जेट होता है, या 4 रनर होता है। तो डबल ओवरहंग बोल रहा है, डबल मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 रनर होता है। ठीक है, 2 जेट नहीं होकर के, जबकि ये 2 रनर होता है। अब ये 2 रनर कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये डबल ओवरहंग पेल्टन व्हील है। ठीक है, ये पेल्टन व्हील कुछ इस तरह होता है। इसमें डबल बोलने से एक ये है और एक सेकंड नंबर का ये है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो ये आपका पेल्टन व्हील का डायग्राम है। ठीक है, तो कुछ इस तरह ही पेल्टन व्हील होता है। इसमें जो है आपका शाफ्ट जाके इंसर्ट होता है, और फिर जब यहाँ से वाटर जो है आप मारते हैं जेट के थ्रू जब नोजल से, तो ये आपका रोटेट होता है। ठीक है, इस तरह से पेल्टन व्हील काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज और डिक्रीज टॉर्क टू द ड्राइवन शाफ्ट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा हाइड्रोलिक यूनिट है जो कि टॉर्क को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, या टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, जिससे कि टॉर्क इंक्रीज हो या टॉर्क डिक्रीज हो। तो 4 डिवाइस से आपको नाम बताना है, हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, या हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की, तो वो आपका प्रेशर एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि एक्यूमुलेटर जो है कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, अभी अगर बात करूं तो टॉर्क कन्वर्टर की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार टॉर्क का डिस्कस किया जा रहा है। अब ये हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो देखिए इसका ये फंक्शन है। इसके में एक साइड में टॉर्क लगाते हैं और दूसरे साइड में व्हील में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि इफ़ द रेशियो ऑफ ऑल द करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस आर इक्वल देन द मॉडल एंड द प्रोटोटाइप आर सेड टू हैव ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, काइनेमेटिक सिमिलरिटी, डायनेमिक सिमिलरिटी, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लीनियर डायमेंशंस, अगर डायमेंशंस इक्वल है, डायमेंशन मतलब कित में आता है वो, तो डायमेंशन आता है आपका जियोमेट्रिक सिमिलरिटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर अगर लीनियर डायमेंशन की जगह में अगर वेलोसिटी इक्वल होता तो वो काइनेमेटिक होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है SSC जो है किस क्वेश्चन को काफ़ी घुमा करके पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से समझेंगे कि द अंडर शॉट वाटर व्हील्स आर दोज इन विच, यानी कि अंडर शॉट वाटर व्हील क्या होता है। वाटर व्हील आपके बेसिकली 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका अंडर शॉट और दूसरा होता है आपका ओवर शॉट। ठीक है, तो पहले हम अंडर शॉट की बात करते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास में कि द व्हील रन इंटायरली बाय द वेट ऑफ द वाटर, या व्हील रन इंटायरली बाय द इम्पल्स ऑफ वाटर। ये जो सी और डी है ये तो कोई टिक करके नहीं आता। आमतौर पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बाय वेट है या बाय इम्पल्स है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये आपका अंडर शॉट वाटर व्हील है और ये आपका ओवर शॉट वाटर व्हील है। तो अंडर शॉट में क्या होता है कि जो आपका ये व्हील है ये आपका पानी के अंदर में रहता है। ठीक है, इसका 30% जो पोर्शन है, कितना परसेंट, 30% व्हील का बॉटम साइड जो है वो आपका पानी के अंदर में रहता है। तो इस वजह से वो अंडर शॉट जो है बाई इम्पल्स हो जाता है। ठीक है,
बाय इम्पल्स, इम्पल्स के थ्रू ये आपका रोटेट होता है। वहीं अगर ओवरशॉट वाटर व्हील की बात करें तो नोज़ल उसके ऊपर में लगा रहता है और नोज़ल के थ्रू ये इसके जेट को ऊपर में मारते हैं, ठीक है। तो ये बाई वेट हो जाता है, कौन, ओवरशॉट वाटर व्हील जो है वो आपका बाई वेट हो जाता है और जो अंडरशॉट वाटर व्हील है वो आपका बाई इम्पल्स है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको बहुत अच्छे से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। यानी कि आपको मान लीजिए सिर्फ 10 मीटर क्यूब पानी को आपको 100 मीटर के ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यानी कि पानी का क्वांटिटी जो है वो काफ़ी कम है पर हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उस केस में आप कौन से पंप को यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप, मिक्स फ्लो पंप या रिसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये आप डायग्राम देख के तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिसिप्रोकेटिंग पंप का जो है हम यूज़ करते हैं लो डिस्चार्ज एट हाई हेड, ठीक है। और इस रिसिप्रोकेटिंग पंप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है आपका एयर वेजल, ठीक है। एयर वेजल जो है आपका रिसिप्रोकेटिंग पंप में यूज़ किया जाता है ताकि एक्सेलरेशन हेड को कम किया जा सके। अगर यही क्वेश्चन को उल्टा घुमा दिया जाए, यानी कि स्मॉल डिस्चार्ज की जगह हाई डिस्चार्ज एट लो हेड, तो उस केस में क्या रहेगा, अगर इस क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे तो वो होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है बहुत ज़्यादा हाई डिस्चार्ज करता है पर लो हेड में करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन एन आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन, क्या है कि आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द व्हील, बिल्कुल नहीं। वाटर इंटर एट द सेंटर ऑफ द व्हील एंड देन फ्लो टुवर्ड द आउटर पेरिफेरी, बिल्कुल सही। देखिए आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन और एक होता है आपका इनवर्ड फ्लो। तो आउटवर्ड मतलब क्या होता है कि जो व्हील है या जो आपका यहाँ पे जो जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटर है, तो आउटवर्ड बोलने से मतलब ये बाहर की तरफ निकल रहा है, पानी जो है आपका सेंटर से आके बाहर की तरफ अगर निकल रहा है तो वो आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हो गया। वहीं अगर इनवर्ड की बात करें तो ये सेम, जैसे इसमें जो डायग्राम में देख रहा है ये इनवर्ड फ्लो का है, पानी जो है आपका बाहर से आ रहा है और टुवर्ड सेंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वो टुवर्ड सेंटर की तरफ जा रहा है मतलब वो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर प्रेशर एनर्जी विच में बी सप्लाइड टू मशीन लेटर ऑन इट, बिल्कुल नहीं। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ अ वाटर बाय मीन्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लो प्रेशर, ये भी नहीं है। टू लिफ्ट लार्जर लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कंपैरेटिवली मच स्मॉलर फोर्स, बिल्कुल सही। एकदम छोटे से लोड की वजह से छोटा सा फोर्स लगा के हम बहुत ही हाई या हैवी लोड को अगर हम उठा सकते हैं तो उसके लिए हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो अभी आप यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हैं ये आपका इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है। आमतौर पे आप बाहर में जो देखेंगे वो इस तरह का नहीं रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि फ्लो रेशियो इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन, यानी कि फ्रांसिस टर्बाइन का आपको फ्लो रेशियो बताना है। 0.15 to 0.3, 0.4 to 0.5, 0.6 to 0.9 या 1 to 1.5। तो फ्लो रेशियो जो रहेगा वो रहेगा आपका 0.6 to 0.9। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज प्रेफर फॉर अ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 60 to 300 RPM, यानी कि आपको स्पेसिफिक स्पीड दिया गया है 60 to 300 RPM। तो उस केस में आप कौन सा टर्बाइन यूज़ करेंगे, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन, कपलान टर्बाइन या नन ऑफ दिस। तो मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए ये जो तीनों टर्बाइन दिया है ना, पेल्टन व्हील, ये आपका लो स्पेसिफिक स्पीड के लिए, ये हाई हेड के लिए है पर लो स्पेसिफिक स्पीड यानी कि लेस देन 60 रहेगा तो आपका पेल्टन व्हील है। और कपलान टर्बाइन जो है मोर देन 300 के लिए, मतलब मोर देन 300 RPM अगर आपका स्पेसिफिक स्पीड है तो कपलान टर्बाइन यूज़ करेंगे। तो फ्रांसिस टर्बाइन किसके लिए करेंगे, बीच में लो मीडियम हेड एंड मीडियम आपका स्पेसिफिक स्पीड के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन में ये हमारा फ्रांसिस टर्बाइन है और फ्रांसिस टर्बाइन कुछ इस तरह दिखता है इसका कंस्ट्रक्शन। और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स होते हैं इसमें 16 to 24, ठीक है। वहीं अगर कपलान टर्बाइन का आता है तो उसमें कितना होता है 4 to 6 ब्लेड्स होता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक मशीन इज मेनली ड्यू टू लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर या हाई प्रेशर। तो कैविटेशन जो है किसी भी हाइड्रोलिक मशीन में वो क्यों होता है, तो वो क्यों होता है इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कैविटेशन होता क्या है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये आपका एक पंप है, ठीक है। अभी यहाँ ये इसका सक्शन साइड है, यहाँ से पानी ऊपर जाएगा और ये इसका डिस्चार्ज साइड है।
जब पंप ऑन होता है तो पानी के साथ में इसके कुछ एयर बबल्स होते हैं पानी के अंदर में, वो एयर बबल्स भी अंदर चले जाते हैं पंप के अंदर, और यही एयर बबल्स जा करके यहाँ पे लॉक कर देते हैं, और इसी लॉकिंग को ही कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, जो आप ठीक है, तो ये कैविटेशन है, तो ये होता है आपका लो प्रेशर की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग वाल्व इज प्रोवाइडेड ऑन द केसिंग, डिलीवरी पाइप, सक्शन पाइप या इम्पेलर। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, कुछ इस तरह दिखता है। ये इसका सक्शन साइड है, ये इसका डिलीवरी साइड है। तो ये आपका सक्शन पाइप हो गया, ये आपका डिलीवरी पाइप हो गया, ये आपका केसिंग है, ये आपका इम्पेलर है। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहे हैं कि रेगुलेटिंग वाल्व कहाँ पे मिलता है? तो रेगुलेटिंग वाल्व जो है हम हमेशा डिलीवरी साइड में लगाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिलीवरी पाइप इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द कैविटेशन इन हाइड्रोलिक मशीन इज कॉज नॉइज एंड वाइब्रेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स। बिल्कुल, कैविटेशन की वजह से नॉइज़ होता है, वाइब्रेशन होता है, बिल्कुल सही है। रिड्यूस द डिस्चार्ज ऑफ अ टरबाइन, जब एयर आपके पानी में आ जाएगा तो आपका डिस्चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कॉज सडन ड्रॉप ऑफ पावर आउटपुट एंड इफिशियंसी, बिल्कुल, क्योंकि एयर आ जाएगा कैविटेशन की वजह से अचानक से उसकी इफिशियंसी और पावर आउटपुट कम हो जाएगी। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेम पंप है, सेम एग्जांपल है, मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इफ़ द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड यानी कि NPSH रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर किसी भी पंप का नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो रिक्वायरमेंट रहता है हमारा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? नो फ्लो विल टेक प्लेस, या कैविटेशन विल बी फॉर्म, या इफिशियंसी विल बी लो, या एक्सेसिव पावर विल बी कंज्यूम। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि नेट पॉजिटिव के केस में भी आपका कैविटेशन विल बी फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द टरबाइन। अभी यहाँ पे टरबाइन की जगह अगर बॉयलर हो, ठीक है, या टरबाइन की जगह में कोई दूसरा पंप हो या कुछ और अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट दिया हो, तो आप बस एक चीज़ आंख बंद करके लगा दीजिएगा, वो है आपका जेट पंप। ठीक है, तो जेट पंप ही जो ही है वो आपका टरबाइन हो या बॉयलर हो उसके अंदर से पानी को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जेट पंप का ये इसका सक्शन साइड है और ये इसका इधर साइड में डिलीवरी साइड रहता है। ठीक है, ये इसका मोटर है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपका एयर लिफ्ट पंप। ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया है। एयर लिफ्ट पंप क्या होता है? मान लीजिए ये आपका गाँव में आपने देखा होगा ना कुआँ, ठीक है, वेल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कुएं के अंदर से अगर आपको पानी निकालना है तो आप जिस पंप का यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं एयर लिफ्ट पंप। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्शन टरबाइन, यानी कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन टरबाइन नहीं है? फर्नेरन टरबाइन, जोनवेल टरबाइन, या थॉमसन टरबाइन, या पेल्टन व्हील। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पेल्टन व्हील जो है वो आपका इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, अभी ये आपका पेल्टन व्हील का कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि ये आपका वाटर जेट है, ये आपका बकेट्स है, ये केसिंग है, ये रनर है, और ये इसका पेन स्टॉक है। और पेन स्टॉक से जब पानी नोजल के थ्रू ये जेट मार करके आपका बकेट से घुमाता है इसको, रनर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द विड्थ ऑफ द बकेट फॉर अ पेल्टन व्हील इज जनरली। अभी विड्थ पूछ रहा है पेल्टन व्हील के बकेट का। अभी देखिए पेल्टन व्हील का जो बकेट का मतलब क्या है, ये जो एक एक जो देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ से जो आपको एक एक दिख रहा है ये बकेट है। ठीक है, तो ये बकेट का डायग्राम कैसा रहता है? कुछ इस तरह है ना, सेमी सर्कुलर रहता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सेमी सर्कुलर है। तो ये सेमी सर्कुलर है, इसका आपको विड्थ बताना है। तो इसका विड्थ जो है इसके डायमीटर का कितना होता है, डायमीटर ऑफ जेट से कितना होता है? डबल होता है, ये थ्री टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, या 5 टाइम्स होता है? तो वो होता है आपका 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि फॉर 450 मीटर हेड ऑफ वाटर शैल बी यूज, यानी कि 450 मीटर हेड है जो आपका हाई हेड के लिए, मैं आपको पहले बताया था हाई हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज़ करते हैं, पेल्टन व्हील, कपलाइन, फ्रांसिस, या नन ऑफ दिस। तो वो करते हैं आपका पेल्टन व्हील। ठीक है, तो ये आपका पेल्टन व्हील का सेम डिज़ाइन, सेम डायग्राम। ठीक है, अगर बात करूं मैं यहाँ पे कपलाइन टरबाइन की, तो कपलाइन टरबाइन जो है वो हाई स्पेसिफिक स्पीड है और साथ में लो हेड टरबाइन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द स्पीड रेशियो इन केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो स्पीड रेशियो जो है सेम है 0.6 to 0.9।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, यानी कि किसी भी बल्क मॉडुलस की वैल्यू डिटरमाइन करना हो या निकालना हो तो हम किस नंबर से निकालेंगे? रेनॉल्ड नंबर से, फ्राउड नंबर से, मैक नंबर से या यूलर नंबर से? तो वो निकालेंगे हम मैक नंबर से। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो इज स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, टेक प्लेस इन कर्व या टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन? तो वन डायमेंशनल फ्लो जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सारा एरो है वो बिल्कुल सेम स्ट्रेट जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो टेक प्लेस इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, या प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एंड मास ऑफ द लिक्विड? तो सबसे पहले बेसिक चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो का जो मतलब होता है वो होता है भाग, और अगर प्रोडक्ट जो बोल रहा है प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो है आपका रेशियो। तो रेशियो किसका है? वो रेशियो है आपका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आएगा और यहाँ पे डेंसिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं कि द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर या डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर? तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी होता है गैसेस का वो आपका इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो या अनस्टेडी फ्लो? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये नॉट कांस्टेंट होता मतलब क्वांटिटी अगर कांस्टेंट नहीं होता तो वो अनस्टेडी होगा। अगर ये कांस्टेंट है मतलब ये स्टेडी फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन मतलब जब ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो वो स्ट्रीमलाइन हो गया। टर्बुलेंट मतलब जब भी कभी ये कोई भी फ्लो जो है वो आपका जिगजैग मोशन में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका टर्बुलेंट कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम जनरली लाई बिटवीन 0.3 टू 0.45, 0.5 टू 0.75, 0.75 टू 0.95 या 0.95 टू 1? तो कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम जो होता है वो होता है आपका 0.95 टू 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं कि वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, या मेजर द प्रेशर ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, या मेजर द डिस्चार्ज ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप, या मेजर द प्रेशर डिफरेंस ऑफ लिक्विड फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पाइपलाइन? तो हम पहले चारों क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन जो दिया है इसमें, इनको डिटेल में समझते हैं। पहला क्या है कि मेजर द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम पिटॉट ट्यूब, ठीक है। क्या? पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब से ही हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं। अगर बात करें प्रेशर की तो प्रेशर जो है वो आपका मैनोमीटर यूज़ करते हैं। प्रेशर के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैनोमीटर यूज़ करते हैं ना। मैनोमीटर के थ्रू ही हम उसका प्रेशर नापते हैं। अगर बात करें मेजर द डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज जो आपका वेंचुरी मीटर से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर वेंचुरी मीटर। जो लास्ट जो है प्रेशर डिफरेंस वो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर। यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर भी प्रेशर है, पर यहाँ पर सिंगल प्रेशर है इसलिए मैनोमीटर। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ प्रेशर है मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपसे कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि फ्लो कॉल्ड सुपरसोनिक, यानी कि किस फ्लो को सुपरसोनिक फ्लो बोलते हैं? जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ वेरी हाई, या डिस्चार्ज इज़ डिफिकल्ट टू मेजर, या मैक नंबर इज़ बिटवीन 1 and 6, या नन ऑफ दिस? तो सुपरसोनिक कब रहेगा? जब मैक नंबर जो है आपका 1 to 6 में रहेगा, ठीक है। अभी जो फ्लो है वो 4 टाइप का रहता है। पहला रहता है सबसोनिक, दूसरा रहता है सोनिक, तीसरा रहता है सुपरसोनिक और चौथा रहता है आपका हाइपरसोनिक, ठीक है। तो सबसोनिक जो रहता है वो आपका लेस देन 1, सोनिक जो रहता है वो आपका इक्वल टू 1, और सुपरसोनिक जो रहता है वो रहता है आपका 1 to 6, और हाइपरसोनिक जो रहता है वो रहता है आपका मोर देन 6, ठीक है। तो ये चारों है, मुझे लगता है आप ये चारों समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि द फोर्स प्रेजेंट इन मूविंग लिक्विड इज इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, या ऑल ऑफ दिस? तो क्या बोल रहा है, कौन सा फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग लिक्विड, यानी कि कोई भी लिक्विड जो कि बह रहा हो, चाहे वो नाली में हो या बीकर में हो या किसी कंटेनर में हो, उसके अंदर कौन सा फोर्स होता है? तो उसके अंदर में ये चारों फोर्स रहता है। ये 3 तो रहता ही है और भी बहुत सारे फोर्सेज इसके साथ में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल, यानी कि सबसे इफिशिएंट, सबसे ज़्यादा
इफिशिएंट मतलब 100% इफिशिएंसी नहीं, क्लोज टू 100% इफिशिएंसी जो है का चैनल कौन है? ट्रायंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या ट्रेपेजॉइडल। तो मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल जो है वो है आपका ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। तो अभी ट्रेपेजॉइडल कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का ट्रेपेजॉइडल का सेक्शन है, ठीक है। ये ट्रेपेजॉइडल है, ये ट्रेपेजॉइडल है, ये भी ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं कि द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, वेबर नंबर या मैक नंबर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से कोई क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपको नंबर से देखने को मिलेगा, ठीक है। जो 5 नंबर है इंपॉर्टेंट, उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अभी पहले हम चारों को समझते हैं कि इनर्शिया फोर्स टू रेनॉल्ड नंबर कब आएगा। इनर्शिया फोर्स टू अगर विस्कस दिया हो तो रेनॉल्ड नंबर, इनर्शिया फोर्स टू अगर ग्रेविटी दिया हो तो आपका फ्राउड नंबर, इनर्शिया फोर्स टू अगर सरफेस टेंशन दिया हो तो आपका वेबर नंबर, ठीक है। तो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक मतलब मैक नंबर, ठीक है। तो ये आपका मैंने चारों ऑप्शन को डिटेल से समझा दिया, विस्कस, ग्रेविटी और सरफेस टेंशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ए फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, नो विस्कोसिटी, इज नोन एज रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी नहीं है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, यानी कि वो आइडियल है। आइडियल जो भी रहेगा उसमें विस्कोसिटी नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं कि द विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 स्ट्रोक, 1 सेंटी स्ट्रोक, 1 पॉइज, 1 सेंटी पॉइज। तो विस्कोसिटी कितना रहता है वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे? तो वो रहता है आपका 1 सेंटी स्ट्रोक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं कि व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग अबाउट अ पॉइंट इज नोन एज, यानी कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपका बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है और वो थोड़ी देर के बाद में एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, मतलब या वो आपका इधर साइड टिल्ट हो जाए या आपका वो इधर साइड टिल्ट हो जाए। तो टिल्ट होने के बाद में इट स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग, यानी कि वो अपने जगह पे घूमने लगेगी। तो जहाँ से वो घूमेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बॉयंसी या मेटा सेंटर। तो उस पॉइंट को बोला जाता है मेटा सेंटर, ठीक है। ये आपका एम से जो डिनोट किया गया है उसे ही मेटा सेंटर कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी या विस्कोसिटी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो किसकी यूनिट है? तो वो है आपका सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। ये आपने काफ़ी बार साइंस के, अगर आपने एसएससी का कोई साइंस का पेपर देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन इसमें मिलेगा कि मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास, यानी कि जो मरकरी होता है उसमें जो ग्लास होता है वो मरकरी जो है वो ग्लास को वेट नहीं करती, यानी कि गीला नहीं करती। वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? कोहिशन, एडहेशन, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन। तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्हेन द वेंचुरी मीटर इज इंक्लाइंड। मान लीजिए कि आपका जो वेंचुरी मीटर है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड बोलने से ये देखिए, ये आपका एक्चुअल वेंचुरी मीटर का पोजीशन है। अभी मान लीजिए वेंचुरी मीटर कुछ इस तरह हो जाए, इसमें जो ये वेंचुरी मीटर का है ये अगर आपको ऐसा लगा दे, उल्टा लगा दे, इंक्लाइन कर दे या घुमा दे या टेढ़ा कर दे, तो उस केस में क्या होगा? जो रीडिंग रहेगा वो सेम रहेगा, ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? तो वेंचुरी मीटर को इंक्लाइन कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, उसकी जो रीडिंग होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी या विस्कोसिटी। यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई एक मूविंग लिक्विड है, उसमें एक लिक्विड का लेयर रहता है, जैसे ये लेयर है, ठीक है। तो एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर रहता है, तो एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर लेयर। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये तो हमारा विस्कोसिटी का डेफिनेशन हो गया। पर विस्कोसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विस्कोसिटी से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो विस्कोसिटी क्या होगा? हाई होगा, लो होगा? या मान लीजिए टेम्परेचर को कम कर दिया जाए
तो आपका विस्कोसिटी क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा। तो मैं उसको आपको इस ग्राफ के मदद से समझाता हूँ। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो विस्कोसिटी जो है वो हाई होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे उसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है ना, लो टेम्परेचर पे हाई विस्कोसिटी और हाई टेम्परेचर पे लो विस्कोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, shear stress and rate of shear strain, या shear stress and velocity, या rate of shear strain and temperature। तो देखिए आपका यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड में आपका shearing stress है और एक साइड पे आपका rate of shear strain है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो अभी ये जो डायग्राम है इसका यूज़ किस में करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं आपका न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन या प्लास्टिक जो रहता है, फ्लूइड रहता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज नॉट कांस्टेंट। हमने पहले, इससे पहले जो हमने स्टेडी फ्लो का पढ़ा था उसमें वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था तो वो स्टेडी फ्लो था। यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो आपका होगा अनस्टेडी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड या सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर या स्टैंडर्ड वाटर, ये जो आपका डेफिनेशन है वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है। अभी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेन, ठीक है, इन दोनों का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं कि द फोर्स ऑफ बॉयंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या लेस देन द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, या मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो बॉयंसी का जो फोर्स होता है वो हमेशा जो वेट जितना डिस्प्लेस होता है उसके बराबर होता है, यानी कि इक्वल होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चलिए बताता हूँ किस केस में जो बॉडी आपका डूब जाएगा या किस केस में आपका बॉडी जो है वो ऊपर तैरने लगेगा। यहाँ पे फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है, हिंदी में अगर लिखूँ तो, और आपका सिंक का मतलब होता है डूब जाना, ठीक है। कोई बोलता है ना डूब गया, कोई आदमी डूब गया या कोई मटेरियल डूब गया तो सिंक हो गया। तो अभी देखिए इस केस में क्या है, ऊपर जो लग रहा है, ये नीचे जो लग रहा है, ये नीचे यहाँ पे ग्रेविटी है, बॉटम साइड में ग्रेविटी है और बॉयंसी जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जैसे जैसे बॉयंसी फोर्स बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जब बॉयंसी लगेगा तो वो तैरने लगेगा, ठीक है। और जैसे जैसे बॉयंसी कम होगा और ग्रेविटी ज़्यादा होता जाएगा, ग्रेविटी मतलब नीचे की तरफ जब आते रहेगा तो वो सिंक हो जाएगा, यानी कि वो डूब जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका ग्रेविटी में और आपका बॉयंसी फोर्स में, यही डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि द पर्पस ऑफ अ सर्ज टैंक इज, यानी कि सर्ज टैंक, किसी भी आपने पाइपलाइन में देखा होगा कि पाइपलाइन में एक ऐसा छोटा सा टैंक बना रहता है, तो वो पर्पस क्या है उस सर्ज टैंक को, इसको तो सर्ज टैंक बोलते हैं पर उसका पर्पस क्या है, तो टू कंट्रोल द प्रेशर वेरिएशन ड्यू टू रैपिड चेंज इन द पाइपलाइन फ्लो, बिल्कुल सही, ये भी सही है। टू एलिमिनेट वाटर हैमर पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। अब ये वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए ये आपका पाइप है, इस पाइप में कंटिन्यूस पानी जा रहा है, अब अचानक से यहाँ पे सामने का वॉल क्लोज कर दीजिए, तो उससे क्या होगा कि पानी जो है यहीं पे स्टक हो जाएगा, वो हाई वेलोसिटी में रहता है, तो उस केस में क्या करता है, ये आपके पाइप को डैमेज कर सकता है और पाइप को तोड़ के पानी बाहर आ सकता है। तो उसी केस को रोकने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, एयर वेजल लगाते हैं, या जिसको आप क्या बोलेंगे, सर्ज टैंक भी बोलेंगे, ठीक है। तो टू एलिमिनेट वाटर हैमर पॉसिबिलिटी, ये भी सही है। टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर टू टर्बाइन बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिटार्डिंग हेड ऑफ वाटर, ये भी सही है, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि ए फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे, उसे क्या बोलेंगे, रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, मतलब वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया था न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन का कैसा था, कुछ इस तरह था। ये स्ट्रेस, ये बिल्कुल अगर सीधा जा रहा है मतलब ये न्यूटोनियन है, तो ऑप्शन नंबर सी के लिए न्यूटोनियन है। अगर ये ऐसा कुछ कर्व है तो वो नॉन न्यूटोनियन है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि इन अ वेंचुरी फ्लूम द फ्लो टेक प्लेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या नन ऑफ दिस। तो वेंचुरी फ्लूम में जो फ्लो होता है वो आपका एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ इज,
यानी कि जो ओपन चैनल में जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है। तो डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल जो होता है वो आपका क्रिटिकल डेप्थ पे वो मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं ये चारों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि व्हेन द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरी द फ्लो इज सेड टू बी। क्या बोल रहा है कि अगर किसी ओपन चैनल में फ्लो जो है वो धीरे धीरे वेरी हो रहा है, तो फ्लो वेरी हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी की बात कहीं पर भी नहीं किया है, तो वो होगा आपका स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। अगर यहाँ पे क्वांटिटी की भी बात करता तो कि क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज़ नॉट कांस्टेंट, तो आपका अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेजुअली वेरी। अगर ग्रेजुअली वेरी हो रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म, अगर ग्रेजुअली वेरी नहीं है तो आपका यूनिफॉर्म होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में उठा के फेंक चुका है कि वियर जनरली यूज इन ए स्पिलवे ऑफ अ डैम। यानी कि जो आपका वियर जो है वो कौन सा वियर यूज़ होता है डैम में। आपने बड़े बड़े डैम्स देखा होगा ना, वहाँ पे जो वियर होता है वो कौन सा होता है, नैरो क्रिस्टेड वियर, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर, ऑगी वियर या सबमर्ज्ड वियर। तो वहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है आपका ऑगी वियर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका ऑगी वियर का एग्जाम्पल है। ठीक है, डायग्राम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि द डिस्चार्ज थ्रू अ चैनल ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज 0.34 टाइम्स द डायमीटर ऑफ सर्कुलर चैनल, या 0.67 टाइम, 0.81 टाइम या 0.95 टाइम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज आपका सर्कुलर सेक्शन का, सर्कुलर मतलब ये आपका सर्कुलर सेक्शन हो गया। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन का जो डिस्चार्ज है वो रहता है आपका 0.95 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं कि व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6। तो मैक नंबर से रिलेटेड मैं पहले ही आपको इस वीडियो में ही बता चुका हूँ कि सब सोनिक कब रहेगा, जब लेस देन 1 है। सोनिक कब रहेगा, जब इक्वल टू 1 है। सुपर सोनिक कब रहेगा, जब ये 1 to 6 है। तो हाइपरसोनिक कब रहेगा, जब ये मोर देन 6 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ए नोजल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ वाटर इन पाइपलाइन डिस्चार्ज वाटर एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। यानी कि जो नोज़ल है हम किसी भी पानी के पाइपलाइन के एंड में लगाते हैं ताकि जो हमको पानी का जो डिस्चार्ज है वो हमको हाई वेलोसिटी में मिले। ठीक है, लो प्रेशर भी करेक्ट आंसर है, पर हमको नोज़ल का लगाने का पर्पस जो है प्रेशर को लो करना नहीं होता, उसका जो मेन पर्पस है वो आपका हाई वेलोसिटी को हाई करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी नोज़ल क्या होता है, कुछ इस तरह का नोज़ल होता है। ये नोज़ल बोलने से शेप इसका इस तरह रहता है, कन्वर्जेंट शेप, मतलब पानी ऐसा फ्लो होता है, यहाँ से इसका वेलोसिटी हाई हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड होली और पार्शियली इन अ लिक्विड, इट इज लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन या बर्नौली थ्योरम। तो ये आपका बेसिकली एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जो है वो है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, इलास्टिक फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स या विस्कस फोर्स इज कॉल्ड यूलर नंबर। यूलर नंबर किसको बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स टू, ये चार ऑप्शन है। राइट आंसर नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और आप मुझे प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको हमारे टीम के द्वारा बनाए गए ये टॉप 50 क्वेश्चन हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो आपको कैसे लगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अगर ये हमारा आगे आंसर की है, अगर आप ये पूरे 50 क्वेश्चन को बाद में फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए एज अ PDF आप चाहते हैं तो उसके